अभी मेरे से प्रश्न पूछा गया कि श्रृंगार गौरी के जो पेटिशनर्स थे उनमें से एक आदमी ने केस विड्रॉ किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, इस केस में 5 पेटिशनर हैं। आज की लीगल पोजीशन ये है कि जो हमने 6 और सूट फाइल किए हैं वो सारे सूट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं और क्लब हो चुके हैं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में। तो किसी एक पार्टी के केस विड्रॉ कर लेने से केस के मेरिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है कि केस विड्रॉ होने वाला है और ये केस ख़त्म होने वाला है। राम मंदिर के केस में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 5 सूट दायर हुए थे उसमें सूट नंबर 2 विड्रॉ किया गया था और बाकी सारे सूट चले थे। तो अगर कोई एक पक्ष विड्रॉ करना भी चाहता है तो उससे केस के मेरिट्स पे नहीं फ़र्क पड़ता है। जब तक मैं और मेरे पिताजी जीवित हैं, हमारे रगों में ईश्वर ने शक्ति दी है, जब तक हमें ये केस अपने मरते दम तक हार जाएंगे भले ही, पर विड्रॉ करने की स्थिति कभी नहीं आएगी। ना हमने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हम केस विड्रॉ करने जा रहे हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं और मुझे लगता है कि महादेव ही उनका इलाज करेंगे कि उनको केस विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। पर जहाँ तक केस की मेरिट्स का सवाल है और लीगल पोजीशन का सवाल है, इतने सारे इसमें पेटिशनर्स हैं, इतने सारे लोग हैं कि कभी भी कोई जो है वो कोई विड्रॉ नहीं करना चाहता है, ना ये केस कभी विड्रॉ होगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। तो अगर इस तरह की कोई एक भ्रांति फैलाई जाए तो आप हमसे इसमें डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। करवीर अर्थात कोल्हापुर श्री महालक्ष्मी देवस्थान महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठ है उसमें से जागृत देवस्थान जो कोल्हापुर में है। हाल में ही कोल्हापुर देवस्थान में जो श्री महालक्ष्मी देवी की मूर्ति है वो विद्रूप होने की वार्ता मार्च 2023 में प्रसिद्ध माध्यमों से झलकी थी। तब मूर्ति की अवहेलना रोकने के हेतु हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम कोल्हापुर में गए थे। जो सूत्र ध्यान में आए वो सूत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। इन द ईयर ऑफ 1955 में मूर्ति की जर्जर अवस्था देखकर पूरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य योगेश्वरानंद तीर्थ ने पहल की और मूर्ति के ऊपर शास्त्रीय वज्रलेपन किया। मूर्ति की आयु में यानी मूर्ति की जीवन काल में यदि वज्रलेपन किया जाता है तो 1 या 2 बार ही वज्रलेपन किया जाता है। एक बार मूर्ति पर वज्रलेपन करने से मूर्ति की आयु 100 साल तक होती है। लेकिन गत 68 वर्षों में महालक्ष्मी देवी की मूर्ति के ऊपर बार बार वज्रलेपन अर्थात अशास्त्रीय रासायनिक संवर्धन की प्रक्रिया की गई है। रासायनिक संवर्धन यानी जहां पे मूर्ति भंग होती है वहां पे रासायनिक लेपन किया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र पारंपरिक पद्धति से वज्रलेपन की अनुमति देता है, लेकिन धर्मशास्त्र ज्ञात नहीं करना, धर्मशास्त्र के आधार पर वज्रलेपन न करने हुई पुरातत्व विभाग के द्वारा हर 6 महीने में वज्रलेपन किया जाता है। वज्रलेपन करना यानी किसी शरीर के ऊपर सर्जरी यानी शल्य कर्म करने जैसा ही अत्याचार मूर्ति के ऊपर हो रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना सभी प्रांत, दक्षिण प्रांत में सारा शिक्षा व्यवस्था कम्युनिस्ट के हाथ में, संगठन भी कम्युनिस्ट के हाथ में। डीटीएफ नामक एक नक्सलवादी संस्था टीचर्स का संगठन काम कर रहे हैं। डीटीएफ डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, इसमें डेमोक्रेसी है परंतु वो डेमोक्रेटिक नहीं है। 100% एंटी इंडिया, एंटी नक्सलिज्म की व्यवस्था पर चलते हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्था में सारी उपाध्याय, शिक्षक सबको ये नक्सलवादी कम्युनिस्ट लोग का मानसिकता पैदा हुआ है। इसलिए हमारा भारत के बारे में कभी नहीं सोचते। जब गालवान में कोई आक्रमण होते हैं, इधर क्या होते हैं ना, उसके विरोध में व्यास निकलते। चाइना के आक्रमण के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। ऐसे काम तेलंगाना, आंध्रा में ये नक्सलवादी कम्युनिस्टवादी लोग काम कर रहे हैं। उसके विरोध में हमारे हिंदू उपाध्याय, हिंदू शिक्षक का समिति, हमने योजना किया 2016 में। कम्युनिस्ट लोग कितना तक आ गया, ये POK
पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर निकाल दिया हमारा चित्रपट में, हमारा भारत देश का चित्रपट में पीओके निकाल दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान भी निकाल दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक मुद्रण करने वाला कम्युनिस्ट लोग है। सारा कम्युनिस्ट लोग मुद्रण में और पुस्तक विक्रेता में पुस्तक लिखने में काम करते हैं। अब जर्नली लोग समझते हैं कि मंदिर एक प्रार्थना स्थल है। मंदिर एक प्रार्थना स्थल होने के अलावा भी मंदिर एक ऊर्जा स्रोत है। मंदिर में स्पेस एनर्जी कनेक्ट होती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला है स्पेस एनर्जी कनेक्ट होती है, और स्पेस एनर्जी कनेक्ट जहाँ होती है वहाँ पे दर्शनार्थी को उसको लाभ मिलता है। तो वो लाभ जो है मंदिर में अगर सात्विकता मेंटेन रही तो वही वो लाभ वो मिल सकता है। इसलिए मंदिर प्रशासन अच्छी तरह से चले, भक्तगणों को उसका अच्छा लाभ मिले, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से मंदिरों में काफ़ी तरह की दुरुस्ती, मंदिर प्रशासनिक इसमें काफ़ी तरीके की दुरुस्ती होना आवश्यक है। हमने एक देवस्थान सेवा समिति विदर्भ लेवल पे स्थापित की, क्योंकि विदर्भ लेवल पे एक एक्ट होने की वजह से, और उस माध्यम से विदर्भ में जो भी मंदिरों की समस्या है वो हम सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। तो इसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि कम खर्चे में और कम समय में जल्द से जल्द मंदिर की ज़मीन मंदिर को मिलना चाहिए। क्योंकि मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की डाकडुगी, रंग रंगोटी, अन्नदान, इसके लिए दानशूर लोगों ने मंदिरों को ज़मीन दी थी, या तत्कालीन ट्रस्टियों ने ज़मीन मंदिर के नाम पे खरीदी की थी। तो ये मंदिर के ज़मीन से जो इनकम आता है वो मंदिर के ऊपर ही खर्चा होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था, जो आज अफेक्ट हो रहा है। और ऐसे हज़ारों एकड़ ज़मीन है उसमें ये हो रहा है। दूसरा विषय यह है, क्या कई जगह मंदिर की ज़मीन होने के बाद में कुछ आपसी संबंध होने के वजह से ट्रस्टी द्वारा उन पे केसेस नहीं डाले जाते। इनको जो ट्रेसपासर होते हैं, जो अतिक्रमण धारक होते हैं मंदिर के ज़मीनों के, तो उसके खिलाफ भी हमारे समिति द्वारा लड़ा दिया गया, और वो ट्रस्टी बोर्ड को खारिज करके नया ट्रस्टी बोर्ड उसमें बैठा के मंदिर की ज़मीन मंदिर को वापस दिलाने के लिए प्रयासरत हम हैं। In 1928, there was the first communal clash in Bangalore, that is called Ganapati Galabe. That means to say there was a government school, there was a small Ganesha idol which was known as Vidya Ganapati. For some reason, there was a Muslim counselor opposite that. He said, no Ganesha Murti there, you shift it. So then they said, in the school there should not be Ganesha idol, you shift that Ganesha idol to somewhere else. All the boys of the school, it's a government school, I'm talking in 1928, they went under strike. All the other boys' schools started, all the people of Bangalore started, they made a strike. The strike became so big, the then Maharaja of Mysore was forced to bring it back to the school. When the Ganesha idol was put it back into the school, there was a communal clash. It went on for 1 month, the first communal clash of Bangalore, that is well known as Ganapati Galabe in Bangalore. After that, the government, the then Maharaja, asked for an inquiry committee led by Sir M. Vishwesvaraya. Vishwesvaraya ji does an inquiry committee and says the government acted on behalf of the Muslim people. They didn't act impartially. So government has to be tight, it should be impartial, it should be very pakka. The report was given in January 1929. In May 29 of the same year, the government passes an order telling that manual of 4 temples, Nanjangud Sri Kanteshwara, Chamarajeshwara of Chamarajanagara, and Melkote Sri Chelurarayana Swami, and Belur Sri Chennakeswara Swami, the manual has to be returned. So in every manual, I called all the manuals and see what is there in each manual. In Beluru, it came Quran recitation. In Nanjangud, Sri Kanteshwara became a Hakim Nanjunda. In Srirangapatna, it became Salam Arati. So this is what B.J. Harish used to tell. We know terrorism, bomb, etc. It is a soft terrorism, putting their culture into our culture.